हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक न्यू चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हैं आज के इस वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर आपका 7 है, 7 चैप्टर है। और इससे पहले चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद डीप एक्सप्लेनेशन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंट प्लेसेस। अच्छा भैया, क्या कह रहे हैं? कह रहे कि जब अल्टरनेटिंग करंट को डिस्टेंट मतलब बहुत दूर प्लेस तक हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो किस बिहाफ पे ट्रांसमिट करते हैं? तो इसका देखिए ऑप्शंस गिवन है आपके पास। एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट, कह रहे हाई वोल्टेज लो करंट पे ट्रांसमिट करते हैं। एट हाई वोल्टेज एंड हाई करंट, हाई वोल्टेज हाई करंट पे ट्रांसमिट करते हैं। एट लो वोल्टेज एंड लो करंट, लो वोल्टेज लो करंट पे हम ट्रांसमिट करते हैं। एंड एट लो वोल्टेज एंड हाई करंट, लो वोल्टेज एंड हाई करंट पे हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। देखो इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखो जब हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर के थ्रू, लेट्स से ये एक ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में जब हम इनपुट्स डालते हैं, यहां पे इनपुट है ना, और हमें क्या मिलेगा बेटा? आउटपुट मिलेगा। यस बिल्कुल मिलेगा आउटपुट। हमने इनपुट दिया, हमें आउटपुट मिला, है ना। यहां पे हमें आउटपुट मिलेगा। ट्रांसफार्मर में ये तो होता है। अच्छा, तो ट्रांसफार्मर में जब इनपुट देते हैं तो यहां पे लो वोल्टेज 220 वोल्ट यहां पे अप्लाई करते हैं, और आउटपुट ट्रांसमिशन के लिए जब हम लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करते हैं तो यहां पे हमें आउटपुट में करीब 11000 वोल्ट मिलता है। बट ट्रांसफार्मर यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। एनर्जी कंजर्व रहता है, मतलब जितना पावर आप यहां पे दोगे उतना ही पावर आपको आउटपुट में मिलेगा। तो सिंपली हम यहां पे वोल्टेज को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और इसी के साथ साथ इसमें करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ताकि पावर कांस्टेंट बना रहे। तो इसलिए जब हम एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसमिट करते हैं, तो उसको हाई वोल्टेज एंड लो करंट पे ट्रांसमिट करते हैं, जिससे एनर्जी लॉस जो है हमारा कम से कम रहे। क्योंकि हाई करंट पास होगा वायर में से तो वो हीट करेगा, हीट अप होगा, हीट करता रहेगा, और हीटिंग की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगा हीट के फॉर्म में। तो एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम जब भी अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसमिट करते हैं एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट पे ट्रांसमिट करते हैं। यस बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 2 करके, व्हेन अ वोल्टेज मेजरिंग device is connected to AC mains, the meter shows the steady input voltage of 220 volt. This means क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि जब एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस को एसी मेंस के साथ कनेक्ट करता है तो जो डिवाइस है वो डिवाइस जो है 220 वोल्ट रीड करता है। मतलब आउटपुट में जो आपको वोल्टेज मिलता है या जो रीड करता है वो कितना रीड कर रहा है? वो 220 वोल्ट रीड कर रहा है। तो ये जो 220 वोल्ट क्या होता है? ये जो वोल्टमीटर, क्योंकि डिवाइस कौन सा यूज करेंगे? वोल्टमीटर यूज करेंगे। तो सिंपली बेटा जो वोल्टमीटर आपका होता है, वोल्टमीटर जो करंट रीड करता है वो आरएमएस करंट रीड करता है। सॉरी, वोल्टमीटर अमीटर अगर करंट रीड करेगा, आरएमएस करंट रीड करेगा, एंड वोल्टमीटर जब वोल्टेज रीड करता है वो उसका आरएमएस वैल्यूज को रीड करता है या इफेक्टिव वैल्यूज को रीड करता है। मतलब ये 220 वोल्ट जो है ये आपका Vrms वैल्यूज गिवन है आपका। और Vrms कैसे निकालते हैं? Vrms कैसे निकालते हैं? तो जो V होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू या एवरेज वैल्यू, उसका स्क्वायर करके इसका रूट निकाला जाता है। V स्क्वायर करके क्या निकाला जाता है बेटा? इसका रूट निकाला जाता है, रूट निकालते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? इनपुट वोल्टेज कैन नॉट बी एसी वोल्टेज बट अ डीसी वोल्टेज। कह रहे कि इनपुट वोल्टेज जो है वो एक एसी वोल्टेज नहीं हो सकता बट डीसी हो सकता है। तो यहां पे एसी मींस की बात करें तो एसी मींस में इनपुट वोल्टेज आपका एसी ही होगा, है ना। मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज इज 220, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज आपका 220 नहीं है। द मीटर रीड नॉट वी, देखो कह रहे कि मीटर जो है वो वी को रीड नहीं कर रहा है बट वी स्क्वायर। तो ये जो साइन बना है ये साइन हम
यूज करते हैं एवरेज निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? एवरेज निकालने के लिए, है ना। तो वार का यूज भी करते हैं, ये सिंबल भी यूज किया जाता है। तो ये एवरेज वी स्क्वायर का एवरेज है एंड इज कैलिब्रेटेड टू रीड वी स्क्वायर का रूट, और उसके बाद इस तरीके से कैलिब्रेट किया जाता है को वी स्क्वायर के रूट को वो कैलकुलेट करे। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एज यू नो वोल्टमीटर आपका आरएमएस वैल्यू को रीड करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी इज अप्लाइड टू अ रजिस्टर, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज। देखो वोल्टेज आपका दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है, तो दैट इज द वी आर एम एस 220, तो वी नॉट क्या जाएगा? वी नॉट हो जाएगा वी आर एम एस √2, तो इसका मतलब 220 √2 कितना जाएगा? 220 √2। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितना आपका? 50 हर्ट्ज। यस, फ्रीक्वेंसी एफ आपका 50 हर्ट्ज गिवन है, तो इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ मतलब 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो एज यू नो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है बेटा? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यस, वी नॉट आपका जाएगा 220 √2, और ये आपका साइन ओमेगा का वैल्यू कितना? 100 पाई, तो 100 पाई टी। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा वोल्टेज का। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर आपका जो है, हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 220 √2 साइन 100 पाई टी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 4, an inductance and a resistance are connected in series with an AC potential in this circuit। देखो सिंपल सा सर्किट कौन सा है? LR सर्किट है। कौन सा सर्किट है बेटा? LR सर्किट है। यस, LR सर्किट के बारे में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, कौन सा करेक्ट इंफॉर्मेशन है ये आपको बताना है। देखो फर्स्ट, द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लीड द पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर बाय द फेज एंगल π/2। ठीक है, तो कह रहे हैं रेजिस्टर के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल एंड करंट तो आपका सेम फेज में रहता है। द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लीड एंड पोटेंशियल डिफरेंस द इंडक्टेंस बाय द फेज ऑफ एंगल π/2। इसका मतलब करंट जो है π/2 में फेज में एंगल लीड कर रहा है किसको? वोल्टेज को। अच्छा, सेकंड ऑप्शन दे रहेगा करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लैग बिहाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ई, मतलब अक्रॉस द इंडक्टेंस बाय एन एंगल π/2। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लैग बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस। ठीक है, बाय एन एंगल पाई एंगल पे लैग बिहाइंड कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस लैग बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस बाय एन एंगल π/2 बट द करंट इन द रेजिस्टेंस लीड द पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टेंस बाय π/2। देखो अगर एलआर सर्किट का जब हम क्या करते हैं फेजर डायग्राम बनाते हैं ना, तो फेजर डायग्राम में ये करंट, ये आपका वीआर और ये आपका वीएल। तो फेजर डायग्राम में जब हम देखते हैं एलआर सर्किट का, तो इसमें पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर लीड द करंट एंड द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर बाय π/2। इसका मतलब है कि यहां पे इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट को लीड करता है π/2 एंगल से या π/2 फेज में, या हम बोल सकते हैं कि करंट इज लैग बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर बाय π/2 फेज, है ना। तो करंट लैग बिहाइंड है, वोल्टेज लीड कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो चूज करो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है, इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आप चूज करो। देखो द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लीड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर बाय फेज, नहीं,
कह रहे ये लीड कर रहा है, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है, नहीं बिल्कुल लीड नहीं कर रहा है, ये लैग बिहाइंड है। द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लैग बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर्स बाय एन एंगल पाई बाय 2। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो क्या है, वो लैग बिहाइंड है, वो पीछे है, पहले वोल्टेज चलेगा फिर धीरे धीरे आपका करंट चलेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। यस बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, द अल्टरनेटिंग करंट ऑफ आरएमएस वैल्यू 10 एम्पियर इज पास थ्रू अ 1292 resistor, the maximum potential difference across the resistor is। देखो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पूछा है, तो सिंपली क्या आ जाएगा, देखो आपका रेजिस्टेंस दे रखा R इज इक्वल टू व्हाट 1292, करंट I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। यस बिल्कुल। नाउ V इज इक्वल टू IR, क्योंकि हमें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना ना अक्रॉस द रेजिस्टर, तो क्या जगह V इज इक्वल टू IR, तो सिंपली 1292 इंटू 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12920 ओम, सॉरी पोटेंशियल है वोल्ट, कितना जाएगा वोल्ट हो जाएगा, इतना वोल्ट होगा। बट यहां पे आपका देखो ऑप्शन नहीं है, इतना आना चाहिए, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। चलो जो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे कि इफ द आरएमएस करंट इन अ 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर, if the RMS current in a 50 hertz AC circuit is 5 ampere, ठीक ना, the value of the current 1/300 second after its value becomes 0। क्या कह रहे हैं, कह रहे RMS वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, RMS वैल्यू आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। देखो क्या क्या गिवन है, आपका 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी गिवन है, F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज है ना, आपके पास सॉरी आरएमएस वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर जो है, इसका आरएमएस वैल्यू गिवन है, आईआरएमएस गिवन है। तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ करंट, करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है, करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई इज इक्वल टू आपका होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। यस बिल्कुल, तो देखो सिंपल आई नॉट आई आर एम एस √2 और साइन ओमेगा टी तो 2 पाई एफ टी, कितना है 2 पाई एफ टी। यस देखो आई आर एम एस 5 तो 5 √2 साइन, देखो साइन 2 पाई एफ आपका कितना बेटा 50 और टी 1/300। क्योंकि इतने सेकंड बाद कह रहे ना, या इतने सेकंड में 1/300, तो टी की जगह हम रिप्लेस करेंगे 1/300। तो 2 × 5 10 मतलब 100 से आप इसको डिवाइड करो कितना आएगा 3 आएगा ये, तो ये 5 √2 और साइन π/3 कितना साइन π/3। ऐसा साइन π/3 का वैल्यू कितना होता है, π/3 का मतलब 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो यहां पे 2 से इसको डिवाइड कर देना, तो ये आपका जब 5 √3/2 एम्पियर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो है बी जो है हमारा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। कहेंगे सेम करंट इज फ्लोइंग इनटू अल्टरनेटिंग सर्किट, द फर्स्ट सर्किट कंटेन ओनली इंडक्टेंस एंड द अदर कंटेन ओनली अ कैपेसिटर। एक हमारा इंडक्टर सर्किट है, एल सर्किट है, दूसरा आपका सी सर्किट है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ ऑफ एसी इज इंक्रीज्ड, क्या करें सिंपल कह रहे कि जो एसी मेंस है या एसी सोर्स है, अगर एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है ना, जो आपका वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है उसको अगर आप इंक्रीज कर दे, द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द करंट, द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ करंट, ऑप्शन फर्स्ट है इंक्रीज इन द फर्स्ट सर्किट एंड डिक्रीज इन द
अदर। कह रहे कि फर्स्ट सर्किट में इंक्रीज करेगा, सेकंड सर्किट में आपका डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन बोथ सर्किट, दोनों सर्किट में इंक्रीज होगा। अच्छा, डिक्रीज इन द बोथ द सर्किट, दोनों सर्किट पे आपका करंट डिक्रीज होगा। एंड डिक्रीज इन फर्स्ट सर्किट एंड इंक्रीज इन अदर सर्किट, है ना। तो फर्स्ट सर्किट में आपका डिक्रीज होगा, सेकंड सर्किट में आपका इंक्रीज होगा। देखो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो लेट्स से अगर V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, किसका इक्वेशन है, वोल्टेज का इक्वेशन है। द करंट इन L में करंट क्या होगा, L में करंट क्या होता है, लैग बिहाइंड होता है किससे, वोल्टेज से। तो V सॉरी दैट इज I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, एंड आई सी इज इक्वल टू वॉट, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज को, क्या करता है, करंट लीड करता है वोल्टेज को। ये तो इक्वेशंस हो गए करंट एंड वोल्टेज का, दोनों में एल और सी में। हमें करंट का वेरिएशंस देखना है। देखो अब यहां पे कहने की फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ ऑफ एसी इज इंक्रीज्ड, एसी को इंक्रीज करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज देखो यहां पे इन एसी एल सर्किट में, जो हमारे पास एल सर्किट होगा, एल सर्किट में जो करंट होगा आई एल इज इक्वल टू वी बाय एक्सएल, और दूसरा इक्वेशन होगा आई सी इज इक्वल टू वी बाय एक्सी, है ना। तो यहां पे अगर देखो V एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सएल ओमेगा एल होता है, और आई सी आपका यहां पे V बाय 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी, ओमेगा मल्टीप्लाई में जाएगा तो ओमेगा सी इंटू वी, ओमेगा सी इंटू वी। अच्छा, यहां से रिलेशन देखना, आई एल इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओमेगा, आई एल इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओमेगा, और यहां से अगर आप देखोगे तो आई सी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अगर ओमेगा को इंक्रीज करेंगे देन करंट इंक्रीज होगा, अगर ओमेगा को यहां पे इंक्रीज करेंगे तो करंट आपका क्या जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब कैपेसिटर में, जो हमारा कैपेसिटर वाला सर्किट है उसमें करंट इंक्रीज होगा, और इंडक्टर वाले सर्किट में करंट क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। तो देखो यहां पे सिंपल आ जाओ, तो इंक्रीज इन द फर्स्ट सर्किट नहीं, डिक्रीज इन फर्स्ट सर्किट एंड इंक्रीज इन अदर सर्किट। फर्स्ट में आपका इंडक्टर है और सेकंड में आपका कैपेसिटर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो एज यू नो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पर एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक्सएल का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो करंट को ब्लॉक करता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है, रिड्यूस करता है। और कैपेसिटर की अगर कैपेसिटर के क्रॉस जब हमने अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट किया है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो करंट जो है उसमें से इजीली से पास हो जाएगा। इसका मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा उसमें से करंट पास होगा। तो ये लॉजिक भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इन अ सर्किट कंटेनिंग R and L as the frequency of the impulsed AC increase the impedance of the circuit। सर्किट का इंपिडेंस क्या होगा, तो अभी देखो हमने इक्वेशंस IC सॉरी IL इज इक्वल टू, अभी हमने इक्वेशंस देखा था V बाय XL, V बाय XL इन अ सर्किट कंटेनिंग R और L। एक सर्किट है जिसमें R भी है और L भी है। तो सर्किट का जो इंपिडेंस है Z इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज रूट ऑफ XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। बट अगर हम बात करेंगे XL का स्क्वायर, सॉरी XL इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा L, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, और यहां पे XL की जगह आप यूज करना Z यूज करना करंट के लिए। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं, देखो सिंपल द इंपिडेंस ऑफ द सर्किट, तो अब यहां पे क्या इंक्रीज कर रहे हैं आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो। किसको इंक्रीज करो, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो। तो देखो अगर फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करोगे तो आपका एक्सएल इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, एक्सएल इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो आपका इंडक्टर के क्रॉस का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एज यू नो अगर एक्सएल इंक्रीज होता है तो इसका स्क्वायर इंक्रीज होगा, इसका मतलब जेड इंक्रीज हो जाएगा।
तो टोटल जो सर्किट का इंपीडेंस है वो आपका इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। और जेड इंक्रीज करेगा तो उस केस में हम बता सकते हैं, अगर करंट पूछते हैं यहाँ पे तो हम ये बता देते हैं कि करंट जो है सर्किट में क्या होगा, हमारा रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप उसी से इसको आंसर कर सकते हैं। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 9, एन LCR सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू अ सोर्स E इज एट रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस के कंडीशन में, रेजोनेंस के कंडीशंस क्या होता है, रेजोनेंस का कंडीशंस होता है कि उस कंडीशन में अगर LCR सर्किट है और LCR सर्किट में अगर करंट मैक्सिमम में है, करंट अपने पीक वैल्यूज पे चल रहा है, करंट अपना पीक वैल्यूज पे चल रहा है, तो उस कंडीशंस को हम बोलते हैं दैट इज द रेजोनेंस कंडीशन। या हम बोलें कि सर्किट के अगर इंपीडेंस लोएस्ट है, कम से कम है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। और एज यू नो रेजोनेंस कंडीशन में XC इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, XL होता है। देखो ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस R इज 0, नहीं बिल्कुल भी नहीं। द वोल्टेज अक्रॉस R इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, यस करेक्ट है। द वोल्टेज अक्रॉस C इज 0, नहीं बिल्कुल गलत है। द वोल्टेज अक्रॉस C इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, नहीं ये भी गलत है। देखो जब हम LCR सर्किट की अगर बात करें बेटा यहाँ पे, है ना, तो अगर हम इसके अक्रॉस मान लो एक हमने AC सोर्स कनेक्ट किया है, क्या कनेक्ट किया, AC सोर्स। अब मान लो यहाँ पे 220 वोल्ट हमने अप्लाई किया है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा, कुछ भी आ सकता है, मैक्सिमम वोल्टेज आएगा यहाँ पे भी एक बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज होगा, और ये दोनों वोल्टेज आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। VL और VC रेजोनेंस की कंडीशन में VL और VC क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो जितना वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये पूरा का पूरा वोल्टेज किसके क्रॉस जाएगा, आपका रेजिस्टेंस के क्रॉस जाएगा। तो रेजोनेंस की कंडीशन में सर्किट का जो टोटल वोल्टेज होता है, मतलब यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज होता है, ये अप्लाइड वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज के इक्वल होता है, और इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। देखो इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका VR इस डायरेक्शन में, VL इस डायरेक्शन में, और VC आपका इस डायरेक्शन में। तो होता क्या, रेजोनेंस की कंडीशन में ये दोनों वैल्यूज इक्वल होते हैं, तो ये आपस में क्या करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाता है, और टोटल वोल्टेज किसके इक्वल बचता है, VR के इक्वल बचता है। ठीक है ना, तो ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 10, एन AC voltage is applied to a resistance R and an inductor L in series if R and L and the inductive reactance क्या XL are both equal to 32। कह रहे कि दोनों का वैल्यू 32 के इक्वल है। द फेज डिफरेंस इन रेडियन बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट। ठीक ना, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें, एक रेजिस्टेंस है सर्किट में और एक आपका इंडक्टर है। क्या बेटा, इंडक्टर है, यहाँ पे हमने एक AC सोर्स अप्लाई किया है, ये आपका R, ये आपका XL, ये R, ये हमारा XL। देखो इसका जब फेजर डायग्राम बनाते हैं हम, तो ये आपका XL, सॉरी ये आपका R, ये आपका XL, और यहाँ से आपका जाएगा एंगल, ये एंगल हो जाएगा फाई या थीटा ले लो। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू XL बाय R। देखो XL आपका 32, R भी आपका 32, डिवाइड हो जाएगा 1, और tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/4। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो tan थीटा फेज निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं XL बाय R। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, बट अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता दिया कि इस तरीके से फेजर डायग्राम बना के अभी आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो। ठीक है, चलो यस, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहे हैं, साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 300 वोल्ट एंड एन angular frequency omega is equal to 400 radians is applied to series LCR circuit in which R is equal to 32, L is equal to 20 millihenry and C is equal to 625 microfarad. The peak current in the circuit is to be, है ना, सर्किट में पीक करंट कितना है वो आपको बताना है। हाँ, पीक वैल्यू दे रखा है यहाँ पे आपका कितना, 300 वोल्ट। तो V नॉट इज इक्वल टू आपका 300
बोल्ट दे रखा है, ठीक है। ओमेगा आपका 400 रेडियन, 400 रेडियन, 400 रेडियन, ठीक है ना। देखो एक्सेल निकालते हैं, एक्सेल इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा एल, तो 400 इंटू, देखो एल आपका कितना है 20 मिली हेनरी, मीन्स 10 टू द पावर माइनस का 3, तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 प्लस का 3, देखो 2 और 1 ये प्लस का 3 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट, तो सॉरी एक्सेल इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, एक्सेल आपका जो है यहाँ पे 8 ओम आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सी 625 माइक्रोफैरेड है, सी कितना है 625 माइक्रोफैरेड, अच्छा ठीक है। देखो 625 माइक्रोफैरेड अगर दे रखा है इसका वैल्यू, तो इसका मतलब एक्सी का वैल्यू कितना जाएगा, एक्सी हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी, देखो 1 बाय ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू आपका 400 इंटू सी आपका कितना 625 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, क्योंकि माइक्रो में है 10 टू द पावर माइनस का 6 आ जाएगा, यस। तो ये 1 बाय, देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देना 6 4 जा 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 1 और 4 6 जा कितना जाएगा 24, 24 प्लस 1 25, 120 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, ठीक है ना, यस बिल्कुल। तो ये 1 बाय देखो सिंपल 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है 0.25, क्या है 0.25, देखो डेसिमल को यहाँ पे लगो 1 2 3 4 5 6 पावर -6, तो डेसिमल यहाँ से उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको लेंगे 1 बाय 0.25, पॉइंट यहाँ से रिमूव करना, ऊपर आएगा 0, 24 से डिवाइड कर देना कितना आएगा 4, तो ये 8 ओम आ रहा है, ये आपका 4 ओम आ रहा है। अच्छा जेड निकालो यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अच्छा आर कितना देखो, आर 32, तो आर ये 32 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल का वैल्यू कितना है 8, 8 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा 4, तो ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो 4 स्क्वायर कॉमन यहां से, तो यहाँ पे हो जाए 8 का स्क्वायर प्लस का 1, 8 का स्क्वायर प्लस का 1, तो यह 4 और ये आ जाएगा आपका करीब 8 का 64, 64 प्लस 1 65, क्या 4 रूट ऑफ 65, ये आपका जेड आ गया। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज निकालते हैं 65 13 5, नहीं ऑप्शंस तो गिवन नहीं है इसमें, ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो V इज इक्वल टू 300 वोल्टेज, द पीक करंट इन द सर्किट इज, सर्किट में पीक करंट क्या होगा, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाय, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाय रूट 2, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाय रूट 2, V नॉट बाय रूट 2 कह रहे हो जेड। सो देखो यहाँ पे ना क्वेश्चंस में मुझे लग रहा है थोड़ा सा एरर है, क्वेश्चन में एरर ये है कि R का जो वैल्यू है यहाँ पे ये 3 ओम होगा, R का जो वैल्यू है कितना है 3 ओम है ना, तो ये आपका जाएगा Z इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को सॉल्व करोगे आप ये 5 आएगा, देन I नॉट जो करंट होगा, मैक्सिमम जो करंट होगा I नॉट दैट इज V नॉट बाय जेड, V नॉट कितना देगा आपका 300, तो 300 बाय 5 इसको डिवाइड कर देना तो कितना आएगा ये आपका 60 एम्पियर, मतलब सर्किट में मैक्सिमम जो करंट है वो कितना है, वो 60 एम्पियर है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, यस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे, कह रहे कि इन एन LCR सर्किट इफ द इम्पीडेंस इज V स्क्वायर टाइम्स द रेजिस्टेंस, सॉरी V स्क्वायर नहीं, ये रूट 2 होगा शायद, रूट 2 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस, देन फाइंड द फेज डिफरेंस। करके इन एन LCR सर्किट इफ इम्पीडेंस इज रूट 2 टाइम्स द रेजिस्टेंस। देखो सिंपल क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इम्पीडेंस है Z
जेड जो इंपेडेंस है ये आपका आर से आर का √2 टाइम्स है, तो ये R√2 है। कितना है? R√2 है, ठीक है ना। तो XL माइनस XC का देखो 10 फाई इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज XL माइनस XC डिवाइड बाय R होता है फॉर्मूला। तो आपको XL माइनस XC निकालना है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देना, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 2R, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। देखो R स्क्वायर से 2R स्क्वायर से R स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो XL माइनस XC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाए बेटा, R स्क्वायर, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका XL माइनस XC इज इक्वल टू R। तो XL XC इक्वल है, तो इसका मतलब 10 फाई जो आपका कितना जाएगा 1 और फाई इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री, 45 मतलब पाई बाई 4। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। Question in a LCR series circuit, the potential difference between the terminals of inductor is 60 volt, between the terminals of the capacitor is 30 volt, and that across the resistance is 40 volt. Then the supply voltage will be equal to, supply voltage किसके इक्वल है, तो supply voltage V is equal to that is root of VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC, VL माइनस VC का स्क्वायर, VL माइनस VC का स्क्वायर। यस बिल्कुल, देखो तो सिंपल यहाँ पे VR रेजिस्टेंस के क्रॉस 40 है, तो ये आपका 40 का स्क्वायर प्लस देखो इंडक्टर के क्रॉस 60, इसके क्रॉस 30, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा 30, तो 30 का स्क्वायर, तो सिंपल इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, है ना। तो 50 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करें, एन LCR सर्किट कंटेन R is equal to 50 ohm, L is equal to 1 millihenry, C is equal to 0.1 microfarad. The impedance of the circuit will be minimum for the frequency of, है ना, क्या कह रहे हैं, the impedance of the circuit will be minimum for the frequency of, करके impedance minimum कब होगा, impedance means Z मिनिमम कब होगा, Z मिनिमम किसके इक्वल होगा, ये R के इक्वल ही होता है, मिनिमम ये R के वैल्यूज के ही इक्वल होगा, बट किस कंडीशन में, कंडीशंस होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंड एज यू नो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में XL जो है वो XC के इक्वल होता है। तो यहां से वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, तो फ्रीक्वेंसी यहां से आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ LC, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आपका इंपेडेंस जो है वो मिनिमम होगा। तो ठीक है, तो ये 1/2 पाई रूट ऑफ, देखो L कितना है 1 मिली हेनरी, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, 10 टू द माइनस का 6। यस बिल्कुल बेटा बिल्कुल, देखो 1/2 पाई, अच्छा देखो 6 3 माइनस का 9 और 0.1 है, इसका पावर ले लेंगे 1 में, तो 10 टू द पावर माइनस का 10 हो जाएगा, 10 टू द माइनस का 10 रूट के अंदर, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1/2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5, इसको ले जाना ऊपर, तो ये 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 2 पाई हर्ट्ज। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में 10 टू द पावर क्या है बेटा 5 है, 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 पाई हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल याद रखना है, दिमाग में भर लो एक चीज कि मिनिमम इंपीडेंस के लिए कंडीशंस है F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ LC, ये फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द रेजोनेंस कंडीशन। तो याद आपको रखना है कि रेजोनेंस कंडीशन में जो आपका इंपीडेंस है वो मिनिमम होता है और कम से कम होता है। यस बिल्कुल, आ जाओ देखो अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, when an AC voltage is applied to an LCR circuit, कि जब LCR सर्किट के क्रॉस एक AC वोल्ट अप्लाइड करते हैं देन क्या होगा। ऑप्शन देखो क्या कह रहे हैं, तो ऑप्शन यहां पे कह रहे हैं सिंपली I and V are out of phase with each other in R, करके R से I और V दोनों क्या होगा आउट ऑफ फेज होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। I and V are in phase in L
विद इन सी, L विद इन सी, दे आर आउट ऑफ फेज, और ये दोनों आउट ऑफ फेज है नहीं। देखो I एंड V आर आउट ऑफ फेज इन बोथ L एंड C करके L एंड C दोनों में I और V क्या होता है, आउट ऑफ फेज होता है, मतलब वो एक सेम फेज में नहीं होता है, वो आउट ऑफ फेज होगा, ठीक ना। I एंड V आर आउट ऑफ फेज इन L एंड इन फेज इन C, कह रहे L में ये आउट ऑफ फेज होगा बट C में ये क्या होगा, फेज में होगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि I एंड V, क्योंकि दोनों में करंट एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों के केस में करंट एंड वोल्टेज आउट ऑफ फेज होता है। तो एज यू नो फेजर डायग्राम अगर देखोगे तब तो करंट इस डायरेक्शन में, VL आपका इस डायरेक्शन में और VC आपका इस डायरेक्शन में। तो VL करंट से π/2 फेज में लीड करता है और VC जो है वो लैग बिहाइंड होता है, करंट से π/2 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ LCR सर्किट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये बेटा, है ना। तो यहां पे सिंपली हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए LCR, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आपका ट्यूनिंग के लिए हम LCR सर्किट यूज करते हैं, तो LCR सर्किट के लिए कौन सी कंडीशन सुटेबल है ये आपको बताना है। तो ट्यूनिंग के लिए रेजोनेंस कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है और रेजोनेंस कंडीशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1/2π√LC होता है। ये फ्रीक्वेंसी कंडीशंस होता है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कंडीशंस होता है। अब तो यहाँ पे किसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे R इज इक्वल टू दिस, L इज इक्वल टू दिस और कुछ दे रखा है क्या, C इज इक्वल टू दिस, R इज इक्वल टू दिस एंड नाउ देखो एक इसमें आपका L R इज इक्वल टू 25 ओम, L इज इक्वल टू 2.5 एंड C इज इक्वल टू आपका 45 माइक्रोफैरेड, ठीक है। 45 माइक्रोफैरेड 3.5 1.3 3.5 यहाँ पे R ट्विनिंग के लिए, वेक्टर कम्युनिकेशंस के लिए क्वालिटी फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर्स भी देखो 1/R√L/C वेक्टर ट्यूनिंग के लिए आप क्वालिटी फैक्टर भी चेक कर सकते हो। क्वालिटी फैक्टर में R का वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, L मैक्सिमम होना चाहिए और C मिनिमम होना चाहिए। इस कंडीशन को देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर C जो है सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यहां पे इन सब में इसमें और इसमें C का वैल्यू मिनिमम है, L का वैल्यू देखो इसमें 1.5 2.5 1.5 और ये 3.5 है, तो ये मैक्सिमम है। और देखो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी मिनिमम होना चाहिए, तो 20 25 एंड 25 और ये आपका 15 है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज अ वेरी सुटेबल कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी वेरी सुटेबल कंडीशंस होगा। तो आप इसका आंसर किससे देंगे, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर अच्छा होना चाहिए, जिसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा। इन सारे के अगर आप ऐसे आंसर नहीं करते, इन ये जो आपके पास कंडीशंस दे रखे हैं इन कंडीशन सब क्वालिटी फैक्टर्स निकाल देना, इसका क्वालिटी फैक्टर निकालना, इसका क्वालिटी फैक्टर निकालना, इसका क्वालिटी फैक्टर निकालना और इसका भी क्वालिटी फैक्टर निकालना। इन सब का क्वालिटी फैक्टर निकालना, देखना किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा आ रहा है। जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा हो वो कंडीशंस या वो जो सर्किट है वो सर्किट जो है ट्यूनिंग के लिए क्या होगा हमारा, सुटेबल होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो कि आर का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, एल मैक्सिमम होना चाहिए, सी मिनिमम होना चाहिए। यस बिल्कुल बिल्कुल। देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बेटा, इन एन एसी सर्किट द ईएमएफ एंड करंट आई एट एनी इंस्टेंट आर गिवन रिस्पेक्टिवली वाई। देखो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। द एवरेज पावर इन द सर्किट ओवर वन साइकिल ऑफ AC, कह रहे कि AC के वन साइकिल में, पूरे एक साइकिल में एवरेज पावर कितना होगा। तो एज यू नो यहां पे देखो करंट एंड वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, फाइव का फेज डिफरेंस है। E इज इक्वल टू आपका इक्वेशन से ए नॉट साइन ओमेगा टी एंड करंट का इक्वेशन दे रखा है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहां पे फेज डिफरेंस कितना बेटा, फाइव का फेज डिफरेंस है। तो देखो पावर P इज इक्वल टू होता है आपका
पावर P इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई, इंटू क्या होता है कॉस फाई। ठीक है, ओके ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। वी आई आर एम एस क्या हो जाएगा आपका आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाय रूट टू, वी आर एम एस क्या हो जाएगा वी नॉट बाय रूट टू, और ये कॉस फाई, तो सिंपली ये जाएगा आई नॉट वी नॉट बाई टू कॉस फाई। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ई नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाई इज द करेक्ट आंसर। यस बिल्कुल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इन एन एलसीआर सीरीज एसी सर्किट इफ ओमेगा इज द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी देन द क्वालिटी फैक्टर Q इज गिवन बाय। तो अभी हमने लिखा था क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर आपका Q इज इक्वल टू 1 बाय आर रूट ऑफ L बाई सी, बट ओमेगा इज इक्वल टू क्या था 1 बाय रूट ऑफ एल सी, 1 बाय रूट ऑफ एल सी, है ना। तो अगर आप यहां से ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो 1 बाय एल सी हो जाएगा, 1 बाय एल सी। तो यहां से L का वैल्यू निकाल देना, तो L इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, L इज इक्वल टू आपका जाएगा यहां से यह इधर आ जाएगा ये 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी, इसका वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर देना। तो ये जाएगा Q इज इक्वल टू 1 बाय आर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर सी डिवाइड बाय सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा। अच्छा डायरेक्टली फॉर्मूला दे तो रखा है इसमें, हम क्यों खाली फालतू में अपना दिमाग वेस्ट एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला दे रखा है, b इज इक्वल टू 1 बाय आर रूट ऑफ एल बाई सी, है ना, रूट ऑफ एल बाय सी। तो ये हमारा दे रखा है, इसको ऊपर कर दो, है कि नहीं है, ये दे रखा है। तो 1/2 r रूट ऑफ एल बाई सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, आपको जस्ट इसका फॉर्मूला बताना था। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 110 VRMS is applied across a series circuit having a resistance 11 ohm and impedance 22 ohm. The power consumed is, पावर कितना कंज्यूम करेगा, पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहले आपके पास रेजिस्टेंस दे रखा है ना, इंपीडेंस दे रखा है, तो रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस से आप जेड इसका वो निकाल लो। अच्छा इंपीडेंस आपका 22 ओम दे रखा है, इंपीडेंस मतलब जेड दे रखा आपका 22 ओम, और आपका यहां पे हैविंग रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू दे रखा आपका 11 ओम। आर कितना दे रखा है 11 ओम। तो यहां पे सबसे पहले आप फेज डिफरेंस निकालो, वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है वो निकाल लो। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर, तो ये आपका जो जेड स्क्वायर आर स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जो 22 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। देखो 11 स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा 2 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 11 स्क्वायर 4 माइनस 1 3, ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहां से एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू जो रूट ऑफ 11 का स्क्वायर 3। तो यहां से आप एक्सएल माइनस एक्सी निकाल देना, एक्सएल माइनस एक्सी आपका 11 रूट 3 हो जाएगा। तो आप 10 फाई यूज कर लो, 10 फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर हो जाएगा। तो एक्सएल एक्सी आपका इतना, ये आपका ये आ गया 11 रूट 3 डिवाइडेड बाय आर। आर का वैल्यू देखो यहाँ पे, आर कितना रहेगा 11 डिवाइड बाय 11, 11 से 11 कैंसिल, तो 5 इज इक्वल टू कितना जाएगा 10 इनवर्स रूट 3, और 10 इनवर्स रूट 3 किसका वैल्यू था 60 का, तो 5 यहाँ पे आपका हो गया 60, है ना। अच्छा तो एवरेज पावर निकालना, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, दैट इज पी एवरेज। तो वी आर एम एस वैल्यू दे रखा 110, तो 110 इंटू आई आर एम एस 110 डिवाइडेड बाय जेड, जेड कितना बेटा 22, जेड आपका 22 और कॉस 60 आ जाएगा। मतलब आई आर एम एस की जगह क्या यूज करो, वी आर एम एस बाय जेड यूज करो। तो वी आर एम एस का वैल्यू 110 बाय आपका जेड हो जाएगा, जेड कितना है 22, यस बिल्कुल। तो देखो अब यहां पे 11 से डिवाइड करना 10, इसको डिवाइड कर देना 2, 2 से इसको डिवाइड कर देना
कितना 55 और cos 60 का वैल्यू कितना था 1/2 होता है cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 से इसको डिवाइड करना 5 हो जाएगा ये, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 प्लस 2 27 वॉट है ना, तो 275 वॉट जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, चलो इसको नोट कर लो। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा मुझे नेक्स्ट डे शूट करना पड़ रहा है इसको। अब तक क्वेश्चंस हमने 19 तक हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अल्टरनेटिंग करंट का। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज, कह ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसको लैमिनेट किया जाता है, क्यों, वाई? फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट मे बी मिनिमाइज्ड। करें कि एडी करंट की वजह से जो आपका एनर्जी लॉस होगा बेटा, उस एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेट किया जाता है। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं द वेट ऑफ द ट्रांसफार्मर में बी रिड्यूस, ट्रांसफार्मर के वेट को रिड्यूस करने के लिए लैमिनेटेड किया जाता है, नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ द कोर में बी प्रिवेंटेड, नहीं, बिल्कुल ये ऑप्शन भी आपका गलत है कि जो हमारा कोर है उसको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए, रस्टिंग से रोकने के लिए हम उसको लैमिनेट करते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी में भी इंक्रीज, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो सिंपली आपका नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट में बी मिनिमाइज्ड, तो एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम जो कोर है उसको हम क्या करते हैं, लैमिनेटेड कर देते हैं। ठीक है ना, यस। नेक्स्ट है एसी जनरेटर इज यूज टू, एसी जनरेटर का यूज किया जाता है, किस पर्पस के लिए एसी जनरेटर का यूज किया जाता है? तो यहां पे फर्स्ट कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, नहीं, इसका यूज ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है, लो को हाई में कन्वर्ट करने के लिए, हाई को लो में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज होता है। हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज एसी, नहीं, इसमें भी आपको ट्रांसफार्मर का ही यूज करना पड़ेगा। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यस, तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम क्या यूज करते हैं, एसी जनरेटर यूज करते हैं। ठीक ना, यस, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है यहां पे करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट है द सिलेक्टिव ऑफ द सीरीज एलसीआर एसी सर्किट इज लार्जर व्हेन, ठीक है ना, क्या कह रहे कि द सिलेक्टिव या सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी को हम सिंपली क्वालिटी फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, ऑफ अ सीरीज एलसीआर एसी सर्किट इज लार्ज व्हेन, देखो L इज लार्ज एंड R इज लार्ज, L is small and R is small, L is large and R is small and R is equal to L। देखो जो क्वालिटी फैक्टर्स का आपका फॉर्मूला होता है, क्वालिटी फैक्टर Q is equal to 1/R रूट ऑफ L by C, L by C। तो क्वालिटी फैक्टर को अगर आपको इंक्रीज करना है, क्वालिटी फैक्टर्स को इंक्रीज करने के लिए आपको L को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होगा, और इसी के साथ आपको रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा क्वालिटी फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए। तो इसका मतलब L इज लार्ज एंड R इज स्मॉल, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि L का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए और R का वैल्यू जो है स्मॉलर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको क्वालिटी फैक्टर्स का यहां पे फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिलेक्टिविटी मींस क्वालिटी फैक्टर्स ही है कि क्वालिटी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अगर क्वालिटी फैक्टर्स आपका अच्छा है तो अल्टरनेट जो आपका सीरीज एलसीआर सर्किट है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा देखो द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज, जो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो R इज इक्वल टू आपका होता है NS/NP और इसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होता है, तो R इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो चूज करो ऑप्शन द रेशियो और लेस देन, नहीं ये लेस देन 1, यस इट इज बी, ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर देन 1, क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यस बिल्कुल करेक्ट है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अच्छा देखो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, अ ट्रांसफार्मर हैज 1500 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड 1125 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इफ द वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल इज
प्राइमरी कॉइल इज कितना 200 वोल्ट, देन द वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल इज, तो सेकेंडरी कॉइल में उसका वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, सिंपल। और ट्रांसफार्मर हैज 1500 टर्न्स इन प्राइमरी, तो आपका एनपी गिवन है, एनपी इज इक्वल टू 1500, ठीक है ना। अच्छा, 1125 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, तो एनएस आपका दे रखा है 1125 टर्न्स, है ना। एंड इफ द वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल इज 200 वोल्ट, कह रहे कि प्राइमरी कॉइल का जो वोल्टेज है VP या EP से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 200 वोल्ट। देन व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज कितना होगा, तो एज यू नो इक्वेशंस होता है VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, हाँ ठीक है, NS अपॉन NP। तो VS इज इक्वल टू, देखो NS का वैल्यू कितना, NS आपका 1125 डिवाइड बाय NP कितना है 1500 इंटू VP आपका कितना है 200, VP का वैल्यू आपका 200, VP का से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये इधर आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, VP इसकी जगह हम रखेंगे 200। अच्छा, इससे इसको डिवाइड कर मतलब कैंसिल कर देना, तो ये आएगा 15 से इसको डिवाइड करना, तो 15 6 जा 90, 15 6 जा 90 नहीं 15 7 जा 105, तो 112 में से 105 को माइनस करेंगे तो 775, तो ये आपका आएगा, फिर 15 5 जा 75, तो 75 इंटू 2, तो डेट इज 150 वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि 150 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन अ 230 वोल्ट लाइन and supplies a current of 2 ampere. The ratio of primary and secondary binding is 1:25. The simple primary current is, simple देखो क्या कह रहा है, ये आपका रेशियो दे रखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग्स मतलब टर्न्स, ठीक ना, उसका रेशियो दे रखा है प्राइमरी NP बाय NS इज इक्वल टू 1/25। ये आपका रेशियो गिवन है ना। सिंपली आप देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, step up transformer operates on 230 volt lines and supplies a current of 2 ampere। ये आपका प्राइमरी का करंट दे रखा है, सप्लाई करंट दे रखा है ना प्राइमरी का 2 एम्पियर। तो एज यू नो IP अपॉन IS इज इक्वल टू NS अपॉन NP, या सिंपली इसको ऐसे लिखो, अपोजिट लिखो, IS अपॉन IP इज इक्वल टू NP अपॉन NS, क्या जाएगा NP अपॉन NS। तो IS अपॉन IP इज इक्वल टू NP बाय NS, ठीक ना, जस्ट रिवर्स होता है ये, ठीक ना। देखो इक्वेशन होता है VS अपॉन VP इज इक्वल टू IP अपॉन IS इज इक्वल टू NS अपॉन NP, ठीक है। तो ये इक्वेशंस होता है, तो इसको याद रखना है, ट्रांसफार्मर में एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। देखो तो यहाँ पे आपका पास NP अपॉन NS का वैल्यू देगा 1/25, तो ये इज इक्वल टू 1/25, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास IP दे रखा है, IP इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 2 एम्पियर। तो यहाँ पे आपका IS हो जाएगा, IS इज इक्वल टू 1/25 इंटू 2, IP का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, है ना। तो 25 देखो ये आ जाएगा 2/25, तो अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8/100, तो इससे 8 डिवाइड कर देना 0.08 एम्पियर, कितना आएगा 0.08 एम्पियर, ठीक है। Current the ratio primary and secondary binding is primary and secondary binding का ratio 1/25 है, 1/25 अगर है तो सिंपल प्राइमरी करंट इज ओके, सॉरी देखो यहाँ पे प्राइमरी करंट फाइंड करना है, सॉरी प्राइमरी करंट आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये आपका सेकेंडरी करंट गिवन है, सॉरी फॉर दैट, सेकेंडरी करंट दे रखा IS इज इक्वल टू 2 एम्पियर, देन IS अपॉन IP इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज NP अपॉन NS, और ये आपका दे रखा 1/25।
आई एस आपका 2 एम्पियर हो गया, तो 2 डिवाइड बाई आई पी इज इक्वल टू 1/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो आई पी इज इक्वल टू जो आपका 50 एम्पियर, 50 एम्पियर, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, 50 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू द प्राइमरी टर्न्स इन अ ट्रांसफार्मर इज 3:2 इफ द पावर आउटपुट बी पी, है ना, आउटपुट पावर आपका कितना है, पी दे रखा है, देन द इनपुट पावर नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस मस्ट बी इक्वल टू। नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस का मतलब यहां पे कि बात हमें से ये कही मतलब ये बता रहा है कि ट्रांसफार्मर हमारा आइडल ट्रांसफार्मर है, लॉसेस नहीं हो रहे। अगर लॉसेस नहीं होंगे तो सिंपली एज यू नो जितना इनपुट पावर होगा उतना ही आउटपुट पावर होगा, इनपुट पावर इज इक्वल टू आपका आउटपुट पावर, ठीक है। नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस, हर एक लॉस को नेग्लेक्ट किया गया है यहां पे, तो इसका मतलब आइडल ट्रांसफार्मर है, एंड आइडल ट्रांसफार्मर के केस में इनपुट पावर इज इक्वल टू व्हाट, आउटपुट पावर। दैट इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पी। तो इनपुट पावर अगर पी है तो आपका आउटपुट पावर भी कितना जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सर्किट इज डबल्ड देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी। कह रहे कि एसी सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं, तो एज यू नो देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1/ωc, 1/ωc, तो यहां पे XC इज इक्वल टू 1/2πfc, तो XC आपका यहां पे इज प्रोपोर्शनल टू 1/f, XC इज प्रोपोर्शनल टू 1/f, 1/f के प्रोपोर्शनल है, 1/f के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर हम यहां पे फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, डबल करते हैं, इसको अगर डबल करेंगे तो एज यू नो XC क्या हो जाएगा, XC इज प्रोपोर्शनल टू 2f, 2f को डबल कर देंगे तो यहां पे XC हाफ हो जाएगा आपका, तो सिंपली यहां पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाफ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो XC का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस, बिल्कुल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, a transformer with turns ratio N1 ratio N2 is equal to 50/1 is connected to 120 volt AC supply if primary and secondary circuits resistance are 1.5 kilo ohm and 1 kilo ohm respectively, then find the output power of the output, है ना। तो हमें आउटपुट पावर जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें और ट्रांसफार्मर विद टर्न्स रेशियो, टर्न रेशियो दे रखा है N1/N2, N1/N2 इज इक्वल टू 50/1, है ना। N1 जो रेशियो है वो प्राइमरी कॉइल का है और N2 जो है वो आपका सेकेंडरी कॉइल का है, यहां पे अंडरस्टूड है ये। कनेक्टेड टू 120 वोल्ट, 120 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया गया, तो इट मींस यहां पे प्राइमरी वोल्टेज गिवन है आपका, प्राइमरी वोल्टेज गिवन है 120 वोल्ट, ठीक है ना। तो Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू व्हाट, Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा सिंपल, यहां पे आपका ये जो N2 डिवाइडेड बाय N1, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स, तो दैट इज इक्वल टू उसका रेसिप्रोकल कर लेना, तो ये 1/50, 1/50, तो Vs इज इक्वल टू आपका जाएगा Vp डिवाइडेड बाय 50, तो सिंपली आपका जाएगा 120 डिवाइड बाय 5, 0 से 0 कैंसिल, तो 12/5, क्या जाएगा 12/5 वोल्ट, इसको एज इट इज रख दो, है ना। पावर का आउटपुट पावर हमसे पूछा है, तो आउटपुट पावर के लिए हमें आउटपुट करंट चाहिए, आउटपुट में कितना करंट है, आउटपुट में कितना करंट है वो देख लेते हैं। तो आउटपुट करंट कितना हो जाएगा, IS इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दैट इज VS बाय RS, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो आपका सेकेंडरी करंट होगा, सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो होगा वो जब VS अपॉन RS, ठीक ना। VS आपका कितना है 12/5 डिवाइडेड बाय RS, देखो कितना है यहाँ पे, ये प्राइमरी का रेजिस्टेंस है, ये सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम, तो दैट इज इक्वल टू 12/5 एम्पियर, 12/5 एम्पियर, ठीक हो गया। अच्छा, तो आउटपुट पावर कितना होगा, P आउटपुट इज इक्वल टू IS इंटू VS, करंट इंटू वोल्टेज, तो सेकेंडरी का करंट इंटू प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी का करंट इंटू सेकेंडरी का वोल्टेज, आउटपुट में है सेकेंडरी, तो IS इंटू VS करेंगे तो IS का वैल्यू आपका कितना है, IS का वैल्यू आपका 12/5 इंटू 12/5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना तो 144
डिवाइड बाय 25, 5 इंटू 5 25, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपका, 100 आ जाएगा नीचे, तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 16 1 17, कैरी 1 और 4 + 1 5, तो 5.76, देखो 5.76 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 5.76 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी 25 हो नीचे या 5 हो तो हमेशा आप 2 से या सिंपली आप 4 से मल्टीप्लाई करके आप इजीली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहे हैं, इन एन LCR सीरीज सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द कंपोनेंट LC एंड R इज 100 वोल्ट। ठीक ना, द वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन विल बी, ठीक है ना, कह रहे कि LC कॉम्बिनेशन के बीच का वोल्टेज कितना होगा। तो इसको सॉल्व करना आपको फेजर डायग्राम से। तो फेजर डायग्राम अगर आप इसका बनाएंगे तो एज यू नो ये VR, ये आपका जो VL, ये आपका जो VC, तो ये आपका 100 है ना, ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये VL और VC जो है एक दूसरे के अपोजिट फेज में होते हैं। जब ये अपोजिट फेज में है तो इन दोनों का नेट वोल्टेज कितना होगा, तो V इज इक्वल टू VL माइनस VC दैट इज 100 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट इज 0 वोल्ट। कितना होगा, 0 वोल्ट होगा, नेट वोल्टेज इसका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यस बिल्कुल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन एन LCR सर्किट द कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम C to 2C फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू रिमेन अनचेंज्ड। करेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, अनचेंज रखेंगे। द इंडक्टेंस शुड बी चेंज्ड फ्रॉम L2। तो कह रहे कि अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को अनचेंज रखना है तो L को चेंज करना पड़ेगा कितना, देखो यहां पे, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, कितना था 1/√LC, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो LC इज इक्वल टू 1/ω², तो ये हमारा अनचेंज्ड है, ये कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट देन यू कैन राइट हियर L1 इंटू C1 इज इक्वल टू L2 इंटू C2। ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, दो अलग अलग कंडीशंस के लिए हम सेम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, L1 इंटू C1 इज इक्वल टू L2 इंटू C2। यस देखो C1 कंडीशन आपका C दे रखा है, C2 कंडीशन आपका 2C दे रखा है, तो L1 आपका L गिवन है, तो L इंटू C इज इक्वल टू L इंटू C इज इक्वल टू L2 आपका कितना जाएगा, L2 कैलकुलेट करना है, और C2 आपका 2C गिवन है ना, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो L2 इज इक्वल टू वॉट, L2 इज इक्वल टू L/2 हो जाएगा। कितना, L2 जो है वो आपका L/2 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका C करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो 31, ठीक है ना। द आउटपुट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 watt light bulb. The 0.255 value of the peak current is, value of the peak current is, no, the output of step down transformer is measured to be 24 volt, है ना। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कितना वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, Vs इज इक्वल टू आपका 24 वोल्ट, 24 वोल्ट, ठीक ना। अच्छा, व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट लाइट बल्ब, ठीक ना। पावर यहां पे आउटपुट पावर आपका दे रखा कितना, 12 वॉट, तो यहां से आउटपुट करंट आप निकाल सकते हैं, Is इज इक्वल टू P0 डिवाइडेड बाय Vs। देखो I0 आपका 12 डिवाइडेड बाय V0 आपका कितना 24, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/2। तो यहां पे Is जो है आपका, Is जो है ये आपका 0.5 एम्पियर, कितना जाएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका आरएमएस वैल्यू है। जब भी आप करंट मेजर कर रहे हैं तो ये करंट का आरएमएस वैल्यू मेजर्ड होता है। जब भी आप किसी भी डिवाइस की हेल्प से अब जब करंट मेजर कर रहे हैं तो आरएमएस वैल्यू, वोल्टेज मेजर करेंगे तो वो भी आपका आरएमएस वैल्यू होगा। तो ये करंट का आरएमएस वैल्यू है। तो आपको यहां पे क्या निकालना है, इसका पीक वैल्यू निकालना है। तो I0 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज IRMS डिवाइडेड बाय
√2। IRMS को किससे डिवाइड कर दो, √2 से डिवाइड कर दो। IRMS वैल्यू 1/2, तो 1/2 √2 हो जाएगा, ये आपका 1/2 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 √2 होना चाहिए, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन गलत दे रखा आपका, 1/2 √2 होगा, कहा जाएगा 1/2 √2। ठीक है, तो I0 इज इक्वल टू IRMS बाय √2। IRMS का वैल्यू आपका कितना आ गया, 1/2 यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, 1/2 इंटू √2, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्यूनिंग सर्किट, है ना। ट्यूनिंग सर्किट के लिए, जो हमारे ट्यूनिंग सर्किट है, ट्यूनिंग सर्किट के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ये हमें बात करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द एंटीना ऑफ अ रेडियो एक्सेप्ट सिग्नल्स फ्रॉम मैनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। ठीक है ना, जो रेडियो का एंटीना है वो बहुत सारे जितने भी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है उन सबके सिग्नल्स को वो कैच करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, टू हियर वन पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन, रेडियो इज ट्यून टू द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। कह रहे कि किसी एक रेडियो स्टेशन को सुनने के लिए जस्ट रेडियो को हमें क्या करना पड़ता है, ट्यून करना पड़ता है, उस फ्रीक्वेंसी पे सेट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद कह रहे द सिग्नल पिक्ड अप इन द एंटीना एक्ट एज अ सोर्स इन द ट्यूनिंग सर्किट ऑफ द रेडियो शो द सर्किट कैन बी ड्राइवन एट ओनली वन फ्रीक्वेंसी। ठीक ना, कह रहे सर्किट केवल एक ही फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, जब ट्यूनिंग सर्किट में उसको हम ड्राइव करते हैं तो केवल एक ही फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, वो ड्राइव कर रहा है। नेक्स्ट कह रहे थे इन ट्यूनिंग वी वैरी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द ट्यूनिंग सर्किट सच दैट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट बिकम नियरली इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो सिग्नल रिसीव्ड। क्या कह रहे हैं, कह रहे कि इन ट्यूनिंग, जब हमें ट्यूनिंग करना होगा, वी वैरी, हम वैरी करेंगे द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हमें वैरी करना होगा इन द ट्यूनिंग सर्किट, ट्यूनिंग सर्किट के अंदर, सच दैट जिससे कि द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट बिकम्स, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है सर्किट का वो नियरली इक्वल हो जाए, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो सिग्नल रिसीव्ड। ठीक है, ताकि मतलब जो रेडियो सिग्नल से रिसीव कर रहा है उसके फ्रीक्वेंसी के इक्वल, मतलब उसके साथ मैचअप कर जाए। तो देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी f0, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी f0 इज इक्वल टू, या fr इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ LC होता है। तो अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करना तो यहाँ पे कैपेसिटी को क्या करना पड़ेगा, वैरी करना पड़ेगा। कैपेसिटी को अगर वैरी करेंगे, कैपेसिटेंस को वैरी करेंगे तो सिंपली हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वैरी करेगा। तो देखो इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। यस, आपको फ्रीक्वेंसी को वैरी करना पड़ेगा अगर आप ट्यूनिंग करना चाहते हैं। यस, ये भी स्ट्रेट, ये आपका करेक्ट हो गया। द सिग्नल पिकअप इन द एंटीना एक्ट एज अ सोर्स, कह रहे कि जो सिग्नल्स, जो एंटीना सिग्नल्स पिक करेगा वो एक सोर्स जैसा बिहेव करता है इन द ट्यूनिंग सर्किट ऑफ द रेडियो। ठीक ना, रेडियो के ट्यूनिंग सर्किट में, सो द सर्किट कैन बी ड्राइव एट ओनली वन फ्रीक्वेंसी। नहीं, ये गलत है, एक फ्रीक्वेंसी वो ड्राइव नहीं करता है, वो मल्टीपल्स फ्रीक्वेंसी को ड्राइव करता है। ठीक है ना, टू हियर वन पर्टिकुलर स्टेशन रेडियो इज ट्यून टू द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। यस, अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन को अगर आपको सुनना है तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, उस स्टेशन के पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपको रेडियो को ट्यून करना पड़ेगा। यस, ये करेक्ट है। द एंटीना ऑफ द रेडियो एक्सेप्ट सिग्नल्स फ्रॉम मैनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। यस, ये भी आपका करेक्ट है। जो एंटीना जो है वो मल्टीपल सिग्नल्स को क्या करता है, रिसीव करता है। बट जब ट्यूनिंग करते हैं, ट्यूनिंग करने के बाद जो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी है वही अगर एलसीआर सर्किट की ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है तो उसका पावर सर्किट में मैक्सिमम बनता है और वो सिग्नल्स को क्या करता है, वो कैच करता है। ये फॉर्मेट्स होते हैं। तो ए, बी और डी जो है ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। मल्टीपल ऑप्शंस यहां पे हमारा करेक्ट है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे कि इन एन एसी सीरीज एलसीआर सर्किट अप्लाइड वोल्टेज इज V is equal to 100 √2 sin omega t plus 45 volt and given that R is equal to 30 ohm and XL is equal to 50 ohm। देखो एक मिनट, एक चीज और दे रखा होगा इसमें, XC का वैल्यू दे रखा होगा बट वो काट दिया। Now match the following two columns code।
तो आपको यहाँ पे मैच करना है द करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट कितना होगा, तो करंट सर्किट में करंट निकालने के लिए सिंपली अप्लाइड वोल्टेज करंट I इज इक्वल टू जाएगा V बाई जेड, है ना, जेड इज इक्वल टू द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, बट यहाँ पे आर का वैल्यू दे रखा है, एक्सएल का वैल्यू दे रखा है और एंड एक्सी का वैल्यू भी यहाँ पे होना चाहिए, बट यहाँ पे कट चुका है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसमें अगर वैसे हो जाता है सॉल्व। ये आर स्क्वायर आर 30 30 50 50 एंड 30 तो कितना आएगा 9 9 प्लस 25 9 प्लस 25 तो ये आएगा 3400 है ना। तो ये आपका v इज इक्वल टू कितना 100√2 नहीं है, फिर ये कुछ और दे रखा होगा। चलो ये क्वेश्चंस बाद में इसको देखते हैं क्योंकि इसमें आपका डाटा मिसिंग है, विदाउट डाटा हम क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, मैच द कॉलम एसी सर्किट कंडीशन द कॉलम सेकंड पावर डिसेप्शंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, है ना। तो यहाँ पे आपका कॉलम दे रखा है, इसको इसमें आपको मैच करना है एंड देन यहाँ पे कुछ कोड्स दे रखे, इसमें से आपको करेक्ट वाला चूज करना है, ठीक है। तो कॉलम फर्स्ट में है रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, ठीक। सेकेंड है प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट। देखो जो प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट है ये नो पावर डिसेप्शन होगा, ये पावर को कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि पावर जो है एवरेज पावर P इज इक्वल टू IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाई, और जो आपका प्योर इंडक्टर और कैपेसिटिव सर्किट है इसके लिए फेज डिफरेंस कितना होता है π/2 और कॉस फाई का जो वैल्यू होता है π/2 का वैल्यू 0 होता है, तो एवरेज पावर इसका 0 हो जाएगा। LCR सीरीज सर्किट और पावर डिसिपेटेड इन रेजोनेंट इन द LCR सर्किट, LCR सर्किट देखो रेजोनेंस के केस में, रेजोनेंस के केस में जो पावर डिसिप्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, और ये आपका ऑप्शन इसके साथ मैच करेगा, मतलब डी जो है वो क्यू के साथ मैच करेगा, मैक्सिमम पावर डिसिप्शंस बिकॉज ऑफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल जो है वो एक्सी के इक्वल हो जाएगा, यस ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ओनली इन द रेजिस्टर्स रेजिस्टिव सर्किट में पावर नहीं LCR सर्किट में, जो LCR सर्किट है LCR सर्किट में क्या होगा पावर डिसिप्टेड होगा ओनली इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पावर को कंज्यूम करेगा बट इंडक्टर और कैपेसिटर पावर को कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक ना, और रेजिस्टिव सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिप्शन हो जाएगा। तो देखो ए आपका किसके साथ मैच करेगा S के साथ, उसके बाद आपका B जो है वो किसके साथ मैच करेगा P के साथ, और उसके बाद C जो है आपका C किसके साथ मैच कर रहे हैं यहाँ पे देखो C जो है आपका LCR सर्किट में, LCR सर्किट हाँ ये Q के साथ मैच करेगा, और D जो है आपका ये मैच करेगा आपका R के साथ, ठीक है। देखो AS BP और QR और DR, देखो AS हाँ ये देखो AS BP और CR और Q DQ, जो D जो है हाँ सॉरी यहाँ पे गलत लिखा ना क्योंकि ये इसके साथ मैच कर रहा है ना, हाँ ठीक है यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये R और ये हमारा Q, C जो है हमारा C किसके साथ मैच कर रहा है R के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, और D जो है आपका किसके साथ मैच कर रहा है Q के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर B जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना लॉजिक लगाना होगा। देखो क्या करें, डायरेक्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द फॉलोइंग केस, है ना। इस केस में इलेक्ट्रिक रेजोनेंस का कंडीशंस है, क्या बेटा इलेक्ट्रिक रेजोनेंस का कंडीशन है, तो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस देखो क्या करें, द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इज सेड, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इज सेड टू टेक प्लेस इन LCR सीरीज LCR सर्किट, करें कि जो रेजोनेंस है वो सीरीज LCR सर्किट में हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं व्हेन द सर्किट अलाउ द मैक्सिमम करंट फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग सप्लाई फॉर विच कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम इक्वल टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या करें, कह रहे सिंपली जब सर्किट में कैपेसिटिव इंडक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आपस में इक्वल होते हैं, तो उस केस में सर्किट में जो मैक्स करंट है वो मैक्सिमम फ्लो होता है, जो पीक करंट होता है वो मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। द इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट इज मिनिमम एंड हेंस
करंट इज मैक्सिमम। और एलसी सर्किट में जो इंपीडेंस है बेटा जेड, वो जेड किसके इक्वल होता है, वो आर के इक्वल, जो कि मिनिमम होता है, और इस केस में करंट जो है सर्किट में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। द रेजोनेंट सर्किट आर यूज्ड टू रिस्पॉन्ड सिलेक्टिव to signals of a given frequency while discriminating against the signals of different, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करें कि जो रेजोनेंट सर्किट है उसका हम यूज करते हैं जितने भी सिग्नल्स, जो हमारा एलसीआर सर्किट या ट्यूनिंग सर्किट जितना सिग्नल्स रिसीव करता है उसमें से एक सिग्नल को सिलेक्ट करने के लिए हम रेजोनेंट सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है ना। इफ द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट इज मोर नैरोली पिक्ड अराउंड the chosen frequency, we say that the circuit has higher selective or sharpness। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर if the resonance of the circuit is more narrowly picked, देखो सिंपल सी बात है कि जब हम करंट एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ बहुत ज्यादा नैरो होता है, इस तरीके से ग्राफ इस तरीके से बहुत ज्यादा नैरो होता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि जो हमारा सर्किट का जो शार्पनेस है वो बहुत ज्यादा है। शार्पनेस का मतलब यहां पे कि उसके सिलेक्टिविटी से है कि वो सर्किट जो है सुटेबल है किसी भी सिग्नल को सिलेक्ट करने के लिए, किसी सिग्नल्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो दिस शार्पनेस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी फैक्टर। और ये जो शार्पनेस है ये किससे मेजर्ड होता है, ये क्वालिटी फैक्टर से मेजर्ड होता है। तो क्वालिटी फैक्टर का आपका फॉर्मूला यहां पे होता है 1/r√L/c, ठीक ना। तो सिलेक्टिविटी को हम क्वालिटी फैक्टर्स भी हम बोल सकते हैं। अच्छा, तो इसके बेस पे आपको आंसर करना है द बैंडविड्थ ऑफ द रेजोनेंट एलसीआर सर्किट इज, रेजोनेंट एलसीआर सर्किट का बैंडविड्थ कितना है, बैंडविड्थ आपको यहां पे बताना होगा, ठीक है। देखो बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, अगर आपको नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी फैक्टर जो है वो ओमेगा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा के इक्वल होगा, 2 डेल्टा ओमेगा के इक्वल होगा। यहां पे डेल्टा ओमेगा इज व्हाट, दैट इज द बैंडविड्थ, या 2 डेल्टा ओमेगा जो है यहां पे, या 2 डेल्टा ओमेगा की जगह आप यहां पे ये लिख सकते हो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बैंडविड्थ बोलते हैं। देखो किसके इक्वल होगा अगर नहीं पता फॉर्मूला, क्योंकि हमने डेरिवेशंस भी इसका करा है, तो डेरिवेशंस में फॉर्मूला ड्राइव होता है बैंडविड्थ का। अगर आपको नहीं पता तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा तरीका मैं बता दूं, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लिख दे यहां पे 1/r√L/c इज इक्वल टू, ठीक ना, ओमेगा आर का वैल्यू रख देना 1/√LC डिवाइड बाय इसको डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट कर लो। तो यहां से डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/√LC डिवाइडेड बाय, ये पूरा इसका डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/r√L/c हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जाएगा, हाँ, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 1/√LC डिवाइड बाय L/c, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो इसको लिखो 1/√LC इंटू देखो ये डिवाइड में है, ये r ऊपर जाएगा, तो ये 1/r इंटू √LC/L हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो C/L हो जाएगा। तो यहाँ पे √c से √c कैंसिल हो जाएगा, L इंटू L की मल्टीप्लाई करेंगे तो L हो जाएगा, तो 1/RL हो जाएगा। कितना, 1/RL हो जाएगा, L/R अच्छा ये सॉरी ये R ऊपर जाएगा, क्योंकि इस R का इससे मल्टीप्लाई हो 1 के साथ, तो ये R हो जाएगा, तो ये R/L हो जाएगा। क्या जाएगा, ये R/L हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक्स था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, R/L इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा बैंडविड्थ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो 36 टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एन एलसीआर सर्किट फॉर अ जनरेटर। तो क्या कह रहे हैं, टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एन एलसीआर सीरीज सर्किट विद अ जनरेटर। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है द जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस, ठीक है। सेकेंड द अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन द पैरेलल टू द फर्स्ट। नेक्स्ट द iron core of the
इंडक्टर शुड बी रिमूव्ड, ठीक ना, जो हमारा इंडक्टर का जो आयरन कोर है उसको रिमूव करना पड़ेगा। और नेक्स्ट कह रहे कि द डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर शुड बी रिमूव्ड, जो कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो एलसीआर सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ एल इंटू सी। तो यहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को आपको रिड्यूस करना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को आपको रिड्यूस करना है। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करेंगे तो एल और सी का वैल्यू जो है यहां पे आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, एल का वैल्यू या सी का वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। अगर इसमें से किसी भी वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपका क्या जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां से अगर हम एल या सी को इंक्रीज करते हैं तो कैसे करेंगे, तो देखो या तो आपको एल को इंक्रीज करना है या आपको सी को इंक्रीज करना है, ये दो कंडीशंस आपके पास है। देखो ये दो कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता कि जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस, जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देंगे, नहीं, ये तो हो नहीं सकता सिंपली, पहली बात। दो अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट के साथ एक दूसरे कैपेसिटर को हम क्या कर सकते हैं, पैरेलली में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। द आयरन कोर ऑफ द इंडक्टर शुड बी रिमूव, देखो आयरन कोर को अगर रिमूव कर देंगे तो सिंपली एल का जो वैल्यू होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, एल का वैल्यू क्या जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर शुड बी रिमूव्ड, अगर डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर देंगे तो भी यहां पे सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एज यू नो सी इज इक्वल टू क्या होता है, के सी नॉट, है ना, के टाइम्स इंक्रीज होता है जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, बट के को रिमूव कर देंगे तो जो आपका कैपेसिटी है वो के टाइम्स से रिड्यूस हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, क्योंकि पैरेलल में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C = C1 + C2, तो अगर एक अनदर कैपेसिटर को ऐड करते हैं तो उस केस में कैपेसिटी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो देखो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, कह रहे कि इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द कैपेसिटेंस C इज चेंज टू 4C, है ना, कह रहे कि एलसीआर सर्किट में C को 4C तक चेंज कर दें टू कीप द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सेम इंडक्टेंस मस्ट बी चेंज्ड बाय। अभी इस तरीके के क्वेश्चन हमने करा था, सेम यही पैटर्न का क्वेश्चन था, बस उसमें C को C से 2C पे चेंज किया था। तो इक्वेशंस लिखा था हमने L1C1 = L2C2, तो L1C1 = क्या जाएगा, L2C2, कब, जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम होगा। कंडीशंस याद रखो बेटा, देखो अब यहां पे सिंपल आपका क्या जाएगा, L1C1 L2C2, तो सिंपल इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो, इससे आप ये समझ सकते हो कि L इज प्रोपोर्शनल टू 1/C, L इज प्रोपोर्शनल टू 1/C। तो अगर C को 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो L आपका 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि अगर C को 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो L जो है वो 4 टाइम्स आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो अब 38 क्वेश्चन नंबर, कह रहे हैं in non-resonant circuit what will be the nature of circuit for frequencies higher than the resonant frequency। क्या कह रहे हैं, इन नॉन रेजोनेंट सर्किट, मतलब सर्किट हमारा नॉन रेजोनेंट है, रेजोनेंट नहीं है, what will be the nature of circuit for frequencies higher than the resonant frequency। कह रहे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट का नेचर कैसा होना चाहिए, किस नेचर का होना चाहिए, तो वो रेजिस्टिव होगा, वो कैपेसिटिव होगा, वो इंडक्टिव होगा, या नन ऑफ दीस होगा। कैसा नेचर होगा सर्किट का, कि वो देखो अगर रेजोनेंट है, अगर रेजोनेंट सर्किट है तो रेजोनेंट सर्किट जो है आपका रेजिस्टेंस सर्किट के जैसा बिहेव करता है, रेजोनेंट सर्किट आपका रेजिस्टेंस सर्किट के जैसा आपका बिहेव करेगा, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है, हायर है, तो उस केस में देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, F = 1/2 पाई रूट ऑफ LC। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि XL जो है वो आपका XC के इक्वल होना चाहिए, XL जो है वो आपका XC के इक्वल होना चाहिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के। नॉन रेजोनेंट के लिए ये कंडीशंस नहीं आएगा कि XL जो है वो नॉट इक्वल टू XC, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग सर्किट में रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट पड़ेगा,
कैपेसिटिव का कैपेसिटेंस का भी इफेक्ट पड़ेगा और इंडक्टेंस का भी इफेक्ट पड़ेगा, तीनों का इफेक्ट पड़ेगा, कंबाइन इफेक्ट पड़ेगा उस पर। तो उस केस में सर्किट आपका एलसीआर सर्किट में तीनों फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस, कि इसमें से कोई भी सर्किट जैसा बिहेव नहीं करेगा। बट हाँ, रेजोनेंट सर्किट अगर पूछता है तो रेजोनेंट सर्किट के लिए आपका रेजिस्टेंस करेक्ट आंसर होता। ठीक है, यस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। देखो 39 क्वेश्चंस। Figure shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 200 volt source C is equal to 80 microfarad, ठीक है ना, and R is equal to 40 ohm। देखो the source frequency which drives the circuit at resonance is, ठीक है ना, सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, ठीक है ना, जिसपे सर्किट कहां पे हो भाई, रेजोनेंस की कंडीशन में हो। अगर रेजोनेंस की कंडीशन में होगा तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी, तो सिंपली 1/2 पाई रूट ऑफ एल का वैल्यू देखो कितना है, 5 हेनरी दे रखा है, तो 5 इंटू सी का वैल्यू कितना, 80 माइक्रोफैरेड दे रखा है आपका, 80, तो 80 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये 1/2 पाई रूट ऑफ, तो 8 इंटू 5 कितना जाएगा आपका 40, तो 400 इंटू 10 टू द -6, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे, देखो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2 पाई 40 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा 20 इंटू 10 टू द -3, तो 10 टू द -3 को ऊपर ले जाना, तो ये आएगा 1000 डिवाइड बाई, ये ऊपर चले जाएगा तो 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन है, डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 20, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 जब 4 से इसको डिवाइड करें 25, तो ये 25 बाय पाई हर्ट्ज, ठीक ना, तो 25 बाय पाई हर्ट्ज इसका आंसर होगा। तो ये जो है आपका सेकंड पार्ट जो है, या बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, डायरेक्शन आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द फॉलोइंग केस एलसी ऑसिलेशंस के लिए आपका आंसर है, व्हेन अ कैपेसिटर इज सप्लाइड विद एन एसी सर्किट इट गेट चार्ज्ड, है ना। जब हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर को एसी के साथ सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो कैपेसिटर हमारा क्या होता है, चार्ज्ड अप होता है, ठीक है। तो सिंपली कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया, कैपेसिटर को चार्ज करके हमने उसको कनेक्ट कर दिया एक इंडक्टर के साथ। जैसे इंडक्टर के साथ हम कनेक्ट करेंगे तो जो आपका कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा और अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इस यहां पे वो किसको ट्रांसफर करेगा, वो आपको इंडक्टर को ट्रांसफर करेगा। मतलब कैपेसिटर की जो एनर्जी है यूसी वो रिड्यूस होगा और इंडक्टर की जो एनर्जी है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगेन क्योंकि जैसे ही ये कैपेसिटर, ये जब चार्ज करंट फ्लो करेगा सर्किट में, जैसे आपका करंट फ्लो करेगा सर्किट में, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने से, यहां पे करंट इंक्रीज होने से क्या होगा, इस इंडक्टर के अंदर एक सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना होगा जो कि इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा। तो उस अपोजिंग, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि यहां पे एक बैक ईएमएफ जनरेट करेगा। बैक ईएमएफ जनरेट होगा किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर बैक ईएमएफ जनरेट होगा। उस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट कैपेसिटर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो पूरा का पूरा जो वर्क डन है वो इंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे अब धीरे धीरे इसकी एनर्जी रिड्यूस होता जाएगा कैपेसिटर की, क्योंकि पहले फुल्ली चार्ज था, अब धीरे धीरे उसने क्या करा, अपने चार्ज को रिलीज किया, चार्ज उसने क्या करा, डिस्चार्ज किया और इंडक्टर के अंदर से करंट पास कराया। धीरे धीरे क्या होगा, उसकी एनर्जी जैसे कम हो जाएगा तो करंट एक टाइम के बाद क्या होगा, रिड्यूस होना स्टार्ट करेगा। जब करंट रिड्यूस होना स्टार्ट करेगा तो इंडक्टर जो है उस करंट को सपोर्ट करने के लिए, अब इसके अंदर जितना एनर्जी था वो एनर्जी फिर से क्या करेगा, इंडक्टर रिलीज करेगा और सेकंड प्रोसेस में इंडक्टर की जो एनर्जी है, इंडक्टर की एनर्जी आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा और कैपेसिटर की एनर्जी जो है वो आपका इंक्रीज होगा। अब फिर से दोबारा से कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज अप होगा। तो इंडक्टर क्या करेगा, अपनी पूरी एनर्जी रिलीज कर देगा और उसी पूरी एनर्जी से फिर से कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और फिर जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा, इंडक्टर के पास एनर्जी नहीं बचा, कैपेसिटर फिर से एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा और कैपेसिटर जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो अगेन हमारा इंडक्टर क्या होगा, ये चार्ज होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, एनर्जी का एक ऑसिलेशन हो रहा है, चार्ज का एक ऑसिलेशन हो रहा है। तो इसलिए हम इस तरीके के सर्किट्स को बोलते हैं
एलसी ऑसिलेशन, पहले कैपेसिटर से इंडक्टर में, फिर इंडक्टर से कैपेसिटर में, फिर कैपेसिटर से इंडक्टर में, फिर इंडक्टर से कैपेसिटर में। इस तरीके से चार्ज का क्या रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, पहले इस डायरेक्शन में, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अच्छा, तो ये सारी चीजें देखा। व्हेन दिस चार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद एन इंडक्टर, द करंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टर, given rise the magnetic flux, hence induced EMF is produced in the circuit। ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका मैं। Due to this, the charge on the capacitor decrease। कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। यस, बिल्कुल डिक्रीज होगा। एन इक्विवेलेंट अमाउंट टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। और जो भी कैपेसिटर के पास एनर्जी था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो सारा का सारा एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा इसको इंडक्टर को, और इंडक्टर को जैसे एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा तो एनर्जी किस में स्टोर हो जाएगा, वो उसके मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है आपका, कह रहे कि एन एसी सर्किट कंटेन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 to the power -6 farad and an inductor of inductance 10 to the power -4 Henry, the frequency of इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस विल बी। तो इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई। एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा 1/2 पाई 1/रूट ऑफ एलसी। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी रहेगा, फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आपका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो 1/2 पाई 1/रूट ऑफ एल का वैल्यू कितना 10 to the power -4 इंटू 10 to the power -6, ये 6, ये 10 to the power -4, तो ये 10 to the power -10 हो जाएगा। तो 1/2 पाई 1/रूट ऑफ 10 to the power -10। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या जाएगा, ये आपका 10 to the power 5 बचेगा। तो ये 1/2 पाई इंटू 10 to the power -5 कितना है 5, इसको ऊपर ले जाना मल्टीप्लाई में, इसको ऊपर ले जाना मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय 2 पाई हर्ट्ज। 10 to the power 5 अपॉन 2 पाई हर्ट्ज, ये 5 है पावर, हाँ ये 5 पावर है, ये भी 5 पावर, 105 नहीं है, 10 to the power 5 है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 10 to the power 5 डिवाइड बाय 2 पाई हर्ट्ज, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो 41, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज सेम डायमेंशन इज दैट ऑफ रूट ऑफ एलसी। देखो रूट ऑफ एलसी जो है ये किसके डायमेंशन के इक्वल है, रूट ऑफ एलसी। सिंपल सा देखो लॉजिक है यहां पे, 1/f इज इक्वल टू 1/2 पाई, सॉरी 1/f नहीं, f इज इक्वल टू 1/2 पाई 1/रूट ऑफ एलसी। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/f, तो 1/f इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एलसी, है ना। तो 1/f इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज द टाइम पीरियड t। तो एलसी का जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो टाइम पीरियड के इक्वल होना चाहिए, टी के इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किसके इक्वल होगा, टाइम पीरियड के इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यस बिल्कुल। अच्छा देखो 42 नंबर क्वेश्चन, इन एन एसी सर्किट, सॉरी एलसी सर्किट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस इज डब्ल्यू या ओमेगा, ठीक ना। व्हाट विल बी द न्यू फ्रीक्वेंसी व्हेन इंडक्टर या इंडक्टिव इंडक्टेंस इज मेड 2 times and capacitance is made 4 times। ठीक है, देखो सिंपल, ओमेगा इज इक्वल टू क्या, 1/रूट ऑफ एलसी, 1/रूट ऑफ एलसी। देखो अगर हम एल को क्या करते हैं, ट्वाइस करते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स कर देते हैं, इसको ट्वाइस कर देते हैं, और सी को हम क्या कर देते हैं 4 टाइम्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये जाओ 1/रूट ऑफ 2l इंटू 4c, तो इज इक्वल टू 1/8 LC, है ना। तो सिंपल ये आपका जो 1/2 रूट ऑफ LC, तो 1/2 रूट 2, 1/2 ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्योंकि इसको आप ओमेगा रिप्रेजेंट कर लेंगे तो ये ओमेगा डिवाइड बाय 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक ना, ओमेगा डैश इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज गिवन बाय, ठीक है ना। इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है और कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है। तो अगर हम बात करेंगे इंडक्टर में, तो इंडक्टर में एनर्जी होता है 1/2 Li का स्क्वायर, ये इंडक्टर की एनर्जी है, और कैपेसिटर में जो एनर्जी होता है वो 1/2 CV स्क्वायर होता है।
तो इसके अकॉर्डिंग देखो सी वी स्क्वायर या 1/2 क्यू स्क्वायर बाय वी होता है, ठीक है ना, या आपका होता है 1/2 क्यू इंटू वी वी होता है। ये अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी सही है और ये भी आपका सही है। तो इसका अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, a capacitor of 1 microfarad is charged with 0.010 coulomb of charge, the energy stored in it, कितना एनर्जी इस पे स्टोर्ड होगा, तो 1/2 देखो क्या होता है सी वी स्क्वायर होता है, तो 1/2 सी इंटू वी क्या जाएगा क्यू बाई सी, तो क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कैंसिल है, तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, तो 1/2 क्यू स्क्वायर, देखो क्यू कितना दे रखा है 0.01, तो 0.01 इंटू 0.01 डिवाइड बाय सी, 1 माइक्रोफैरड है तो 1 इंटू 10⁻⁶, तो ये आपका जाएगा सिंपल, इसकी मल्टीप्लाई करें तो 10⁻⁴, 6 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। देखो 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, मतलब 10⁻⁴ हो जाएगा, माइनस का 6 ऊपर ले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा सिंपली 100 बचेगा, 100/2 इज इक्वल टू 50 जूल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 50 जूल जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये एनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। यस, तो इसी के साथ सेशंस को ये एंड करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट सेशंस में पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशंस मिल सके। और इस चैप्टर के बाद किस चैप्टर्स के आपको एमसीक्यूज की सीरीज चाहिए, किस चैप्टर्स के एमसीक्यूज करवाऊं, तो उसका नेम भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग एंड जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।